इस वीडियो में हम पैराइटल लोब का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी उसकी संरचना कैसी है, लोकेशन कहाँ है उसका ब्रेन में, ये चीजें देखेंगे और समझेंगे। पैराइटल लोब की संरचना जानने से पहले अगर एक लाइन में पूछा जाए कि पैराइटल लोब का फंक्शन क्या है, ये कार्य क्या करता है, तो ये कहा जा सकता है कि पैराइटल लोब सोमैटोसेंसरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इनको इंटीग्रेट करता है, मतलब इनको साथ में जोड़ता है, मिलाता है, खासकर वैसे विजुअल इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हो। अब सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? सोमैटो शब्द का मतलब होता है बॉडी, सोमा माने बॉडी, उससे बना है सोमैटो, तो बॉडी से संबंधित सोमैटो का अर्थ हुआ, और सेंसरी मतलब संवेदनाएं, तो सोमैटो सेंसरी का मतलब है आपके शरीर की जो संवेदनाएं हैं उससे संबंधित जानकारियां, और विजुअल इंफॉर्मेशन यानी दृश्य जानकारियां, जो आप नजरों से जो चीजें देख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके विजन के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से आपके ब्रेन तक पहुंच रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन को सोमैटो सेंसरी यानी शारीरिक संवेदनाओं की जानकारी, इन दोनों चीजों को न सिर्फ प्रोसेस करना बल्कि इन दोनों को मिलाना, समन्वय करना, इनको इंटीग्रेट करना, ये कार्य होता है पैराइटल लोब का। अब पैराइटल लोब की संरचना पे आते हैं। पैराइटल लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा है जो फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में पड़ता है। फ्रंटल लोब आप देख चुके हैं जब हम फ्रंटल लोब की बात कर रहे थे कि उसका लोकेशन कहाँ है। अगर यहाँ पर आपको डिनोट करना हो तो ये आपका जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल फिशर, ये वाली लाइन जो है, इसके सामने का ये पूरा हिस्सा, ये आपका फ्रंटल लोब में आ जाता है, और ये जो शेडेड हिस्सा दिखा रहा है इतना, यही आपका पैराइटल लोब है। तो आगे की तरफ इसके क्या है? फ्रंटल लोब, और पीछे का हिस्सा जो है ये हिस्सा, ये आपका होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो इसकी लोकेशन क्या है पैराइटल लोब की? कि ये फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में है और लगभग टेम्पोरल लोब के ऊपर स्थित है। ये हिस्सा जो हुआ ये टेम्पोरल लोब का होता है, तो इसके ऊपर स्थित है। पैराइटल लोब के ऊपर में क्या होता है? पैराइटल लोब का नाम कैसे पड़ा? या न सिर्फ पैराइटल लोब का, जो भी लोब्स हैं हमारे ब्रेन में, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इन सब का नाम कैसे पड़ा? इनके ऊपर हमारी जो खोपड़ी है, जानते हैं आप, ये ब्रेन है, इसके ऊपर हमारे मेनिंजीज रहेंगे, 3 सतहें जिसमें होती हैं, जो कि एक कवरिंग होती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके ऊपर आता है हमारा स्कल या खोपड़ी। खोपड़ी की जो हड्डियां इन एरियाज के ऊपर स्थित हैं, उनका जो नाम है उसी के आधार पे इन जगहों का, इन लोब्स का नाम पड़ा है। जैसे फ्रंटल बोन जो है हमारे स्कल की, हमारे खोपड़ी की, उसके नीचे जो हिस्सा स्थित है उसे ही हम फ्रंटल लोब कहते हैं। इसी तरह से पैराइटल बोन जो है उसके नीचे स्थित हिस्सा पैराइटल लोब कहलाता है। ऑक्सीपिटल बोन के नीचे स्थित होता है ऑक्सीपिटल लोब, और टेम्पोरल बोन के निचले हिस्से में आएगा आपका टेम्पोरल लोब। तो ये चीजें इसके ऊपर स्थित है। पैराइटल बोन जो है वो पैराइटल लोब के ऊपर स्थित है। जैसा आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, ये पैराइटल लोब का जो एरिया है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? तो सेंट्रल फिशर जो आपने देखा था, वो हिस्सा जो पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब को डिवाइड करता है, वो हिस्सा जो है, जो कि हम यहाँ ब्लू कलर से अगर शो करें, और यहाँ दिखाया भी हुआ है चित्र में, ये हिस्सा जो है, ये लाइन जो कि फ्रंटल लोब को और पैराइटल लोब को डिवाइड करती है। तो अगर बोला जाए कि पैराइटल लोब कहाँ स्थित है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेंट्रल फिशर के पीछे स्थित है, यानी इसके आगे सेंट्रल फिशर है, और पीछे की तरफ इसमें पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। ये जो हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी एक लाइन होती है, गहराई होती है, सल्कस जिसे हम बोलते हैं, ये पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को भिन्न करता है, अलग करता है संरचना के हिसाब से। तो जो आपका पैराइटल लोब है, आगे की तरफ ये सेंट्रल फिशर है इसके, और पीछे की तरफ पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। नीचे की तरफ पूरी तरह से ये टेम्पोरल लोब से अलग नहीं है, पर इसका कुछ हिस्सा है। किस चीज से बटा हुआ है? लेटरल फिशर, जिसको सिल्वियन फिशर भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा। ये पूरी जो गहराई है यहाँ पर इस संरचना में, ये
जो गहराई है ये सल्कस नहीं कही जाती, ये बहुत गहरी है, इसलिए इसको फिशर कहा जाता है, सेंट्रल फिशर की ही तरह। तो इसलिए ये सेंट्रल फिशर, जिसको सिल्वियन फिशर भी कहते हैं, ये आप अगर देखिए तो टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर नहीं है, इस हिस्से में नहीं है, पीछे के हिस्से में सिर्फ आगे का कुछ हिस्सा जो है वो इसको टेम्पोरल लोब से पैराइटल लोब को अलग करता है। तो एक तरह से पैराइटल लोब के आगे के हिस्से में सेंट्रल फिशर है, पिछले हिस्से में पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, और नीचे वाले हिस्से में सिल्वियन फिशर या लेटरल फिशर है। अब पैराइटल लोब के एरियाज की अगर बात करें तो एरियाज में पहले तो आप देखेंगे कि पोस्ट सेंट्रल गायरस नाम की एक जगह आती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने फ्रंटल लोब में देखा था कि सेंट्रल फिशर के ठीक आगे की एक पट्टी जो थी कॉर्टेक्स की, उसे हम कहते थे प्री सेंट्रल जाइरस, क्योंकि सेंट्रल फिशर के वो आगे स्थित था तो प्री लगा दिया, प्री सेंट्रल जाइरस। इसी तरह से पैराइटल लोब क्योंकि सेंट्रल फिशर के बाद पड़ता है, और यहां भी देखिए कि यहां पर आपको ये एरिया जो दिखाई दे रहा है ये भी एक पट्टी जैसा एरिया है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल जाइरस। सेंट्रल फिशर के पीछे है, पोस्ट बाद में, तो पोस्ट सेंट्रल जाइरस इसका नाम हो गया। अगर ब्रॉडमैन एरिया के संदर्भ में बात करें तो ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 और 2 आते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 3 होता है, इस पॉइंट पे एरिया 3 होता है, यहाँ पे एरिया 2 और लगभग यहाँ एरिया 1। तो ब्रॉडमैन एरिया 3, 1, 2 या पोस्ट सेंट्रल जाइरस ये एक हिस्सा होता है पैराइटल लोब का। साथ ही सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल जो कि आप देख पा रहे हैं, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल यहाँ पे चित्र में दिखाया भी हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं कि कहां पर स्थित है। ये हिस्सा जो है ये ब्रॉडमैन एरिया के संदर्भ में अगर बात करें तो एरिया 5 और 7 कहलाता है। फिर अगला एरिया आता है पैराइटल ऑपरकुलम, जो कि भी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। पैराइटल ऑपरकुलम जो एरिया है इसे एरिया 43 कहते हैं, ब्रॉडमैन एरिया के हिसाब से अगर संख्या के टर्म्स में बात करेंगे तो पैराइटल ऑपरकुलम एरिया 43 है। इसी तरह से सुप्रा मार्जिनल जाइरस जिसे एरिया 40 कहते हैं, और एंगुलर जाइरस जिसे एरिया 39 कहते हैं। तो एरिया 39 और 40 ये सारे हिस्से मिलाकर बनता है आपका पैराइटल लोब। अब सुप्रा मार्जिनल जाइरस और एंगुलर जाइरस यानी एरिया 39 और 40 को अगर एक साथ जोड़कर कहे कि इन दोनों एरिया को मिलाकर क्या कहेंगे, तो इसके लिए भी एक टर्म है इंफीरियर पैराइटल लोब। पैराइटल लोब को अगर कार्य के आधार पर बात करें तो दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो अगला भाग है, इसका आगे का हिस्सा है, उसमें आते हैं एरिया 3, 1, 2 और एरिया 43, यानी आपका पोस्ट सेंट्रल जाइरस और पैराइटल ऑपरकुलम ये आगे का हिस्सा है, पैराइटल लोब का अगला हिस्सा है। ये हिस्सा जो है ये सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहलाता है। सोमैटोसेंसरी जैसा अभी आपको बताया कि शारीरिक संवेदनाओं से संबंधित। तो हमारी 5 इंद्रियां जो है शरीर में, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन आपकी, यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये सारी यहीं पर आती है हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, जो कि कौन कौन सा एरिया है आपका पोस्ट सेंट्रल जाइरस और पैराइटल ऑपरकुलम, या ब्रॉडमैन एरिया के संदर्भ में बात करें तो एरिया 3, 1, 2 और एरिया 43। बाकी बचा हिस्सा जो है पैराइटल लोब का, यानी बचा क्या, सुप्रा मार्जिनल जाइरस और एंगुलर जाइरस, जिसे हम साथ में इंफीरियर पैराइटल लोब कह रहे हैं। इसे पोस्टीरियर जोन कहा जाता है, पिछला हिस्सा कहा जाता है पैराइटल लोब का, और है भी, और इसे पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। तो अगर हम कार्य के आधार पर बात कर रहे हैं तो पैराइटल लोब को दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। जिस तरह से ब्रॉडमैन ने अलग अलग एरियाज को नंबर के आधार पर डिनोट किया है, जैसा आप राइट साइड में डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसी तरह से एक और व्यक्ति थे, एक और रिसर्चर थे, उनका नाम था वॉन इकोनोमो। उन्होंने भी ब्रेन का जो मैप बनाया उसमें अलग अलग नामकरण किया था हिस्सों का। तो अगर आप ऊपर का आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको पहले तो ब्रॉडमैन एरिया दिखाई दिए हैं जो अभी हमने डिस्कस किया।
एरिया 3, 1 और 2 का लोकेशन देखिए, यही है आपका पोस्ट सेंट्रल जाइरस, जबकि एरिया 43 जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये है आपका पैराइटल ओपर्कुलम, और ये हिस्से मिलकर एरिया 3, 1, 2 और 43 आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं। एरिया 39 और 40 जो आप देख पा रहे हैं ये आपका है पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं एरिया 5 और 7। इसी एरिया को अगर हम वॉन इकोनोमो के टर्म्स में बात करें, उन्होंने जो नामकरण किया उसके आधार पर अगर हम बात करें तो एरिया 3, 1, 2 इस सबको वो नाम देते हैं PA, PB, PC, इस तरह करके, मतलब पैराइटल एरिया A, पैराइटल एरिया B, पैराइटल एरिया C, मतलब 1, 2, 3 का जो नंबरिंग है उसको वो ABC में डिनोट करते हैं। और पोस्टीरियर पैराइटल एरिया जो है उसे PE, PF और PG करके डिनोट करते हैं। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एरिया कहाँ कहाँ पर है। तो इन दोनों एरियाज को अगर कंबाइन करके आप समझना चाहें तो आप देखेंगे कि वॉन इकोनोमो के हिसाब से उन्होंने जो एरिया PF करके डिनोट किया है, इस एरिया में ब्रॉडमैन्स एरिया 43 आता है पूरा पूरा, और एरिया 40 का कुछ हिस्सा आता है, साथ ही एरिया 7 का भी कुछ हिस्सा आता है। जबकि एरिया PE जो है आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में, उसके हिस्से में ऊपर अगर देखिए तो क्या आ रहा है, उसमें एरिया 5 आ रहा है पूरा पूरा, और एरिया 7 का जो बचा हुआ हिस्सा था जो PF में नहीं शामिल है वो हिस्सा आ रहा है। इसी तरह एरिया PG जो है वॉन इकोनोमो के हिसाब से, उसमें ब्रॉडमैन्स एरिया 39 और 40 का कुछ हिस्सा, वो वाला हिस्सा जो कि आपका एरिया PF में नहीं है, वो हिस्सा, ये मिलकर आपका एरिया PG बनाता है। PG नाम का जो एरिया है ये खासकर विजुअल फंक्शन में काम करता है, दृष्टि संबंधी कुछ कार्यों में काम करता है, और इसके भी अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। इसके अंतर्गत 4 हिस्से आते हैं। एरिया PG जो डिनोट किया हुआ है जिसमें ब्रॉडमैन एरिया 40 का कुछ हिस्सा और 39 पूरा पूरा आता है, इसको आप और 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनका नाम है शॉर्ट में अगर कहें तो AIP, LIP, CIPS या सिर्फ IPS भी कहते हैं, और PRR। इनके फुल फॉर्म्स क्या हुए? AIP को बोलते हैं एंटीरियर इंट्रापैराइटल सल्कस, LIP है लेटरल इंट्रापैराइटल सल्कस, CIPS है इंट्रापैराइटल सल्कस, और PRR पैराइटल रीच रीजन। ये सारे एरियाज आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे AIP आपको दिख रहा है कि कहाँ स्थित है, जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं AIP डिनोट किया हुआ है एंटीरियर इंट्रापैराइटल सल्कस। उसके ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे थोड़ा दूर पीछे LIP डिनोट किया हुआ है लेटरल इंट्रापैराइटल सल्कस। अगर PRR की बात करें तो PRR ब्रेन के ऊपरी सतह पर नहीं दिखेगा, ब्रेन के जो 2 गोलार्ध हैं उसको आप अगर अलग करेंगे तो अंदरूनी हिस्से में दिखेगा, इसीलिए दूसरा डायग्राम बगल में देखिए उसमें ब्रेन का एक ही हेमिस्फीयर अंदर की तरफ से दिखा रहा है आपको। वहां अंदरूनी हिस्से में पैराइटल रीजन में ही अंदर की तरफ, अंदर का जो मोड़ है उस तरफ आपको PRR दिखेगा, पैराइटल रीच रीजन। और इंट्रापैराइटल सल्कस इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, पर अगले डायग्राम में देखिए जो उसके बगल में दिया हुआ है, वहां पे भी आपको ग्रीन और रेड रीजन के बीच का लगभग जो एरिया है वहां पर आपको डिनोट किया हुआ है इंट्रापैराइटल सल्कस। तो ये 4 हिस्से हैं जो PG वाले एरिया में पड़ते हैं, और इनका खासकर काम दृष्टि संबंधी होता है, विजुअल प्रोसेसिंग के लिए होता है। इसमें डॉर्सल स्ट्रीम जो है विजुअल प्रोसेसिंग की, हालांकि जो विजुअल प्रोसेसिंग आपकी है वो तो मेनली ऑक्सीपिटल लोब का काम है, लेकिन कुछ उससे संबंधी दृष्टि संबंधी कुछ चीजें जो होती हैं जो आपके बाकी किसी चीज से भी जुड़ी हुई, किसी और संवेदना से भी जुड़ी हुई हैं, वहां जो प्रोसेसिंग होती है ये सारी प्रोसेसिंग डॉर्सल स्ट्रीम और वेंट्रल स्ट्रीम में होती है विजन के, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो ऑक्सीपिटल लोब से कुछ जानकारियां, दृष्टि संबंधी जानकारियां पैराइटल लोब की ओर भेजी जाती हैं, और इसको कहते हैं डॉर्सल पाथवे या डॉर्सल स्ट्रीम ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इंट्रापैराइटल सल्कस का काम होता है आंखों से संबंधी कुछ चीजें कंट्रोल करेगा ये, क्योंकि विजन संबंधी काम ये कर रहा है एरिया PG जो है। तो इंट्रापैराइटल सल्कस जो आपका है IPS या CIPS जिसको हम कह रहे हैं, ये काम करता है आपकी आंखों का सकेडिक मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए। अब सकेडिक मूवमेंट क्या होता है? आप जब भी
अपनी नजरें घुमाते हैं, जैसे मान लीजिए आप बुक में ही कुछ पढ़ रहे हैं या अभी स्क्रीन देख रहे हैं और कुछ रीड कर रहे हैं अगर, तो आपको महसूस होता होगा कि आप बिल्कुल नजरें अपनी जो घुमा रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ तरह से घूम रही है, बिल्कुल एकदम आराम से घूम रही है, सीधा सीधा मूवमेंट कर रही है, पर ऐसा होता नहीं है। आपकी आंखें जंप करती हैं। आप एक जगह देख रहे हैं, अगली चीज देखने के लिए आप उधर पूरा ध्यान चेंज करते हैं। आपकी आंखें एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करती है, मूव करती है। फिर अगली चीज देखनी है, अगला शब्द क्या है लाइन में वो पढ़ना है, तो वहां पे जंप करती है। तो कूदने का मूवमेंट एक तरह से होता है, इसी को कहते हैं सकेडिक आई मूवमेंट। आप बिल्कुल स्मूथ वे में नहीं देखते, आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्मूथ वे में देख रहे हैं, पर आंखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तभी कोई चीज क्लियरली देख पाएंगे जब उसकी इमेज आपकी आंख में, रेटिना में जो स्थित है एक जगह फोविया, वहां बनेगी। फोविया पर अगर कोई इमेज बनेगी तो ही आपको क्लियर दिखाई देता है, उसके आसपास आपको धुंधला दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा। उदाहरण के लिए अगर आप अभी कुछ पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर या कॉपी में, तो किसी एक शब्द पर बस पूरी नजर टिकाए रहिए, और अगल बगल के शब्द आपको दिखाई देंगे लेकिन क्लियर नहीं, धुंधले दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप उस पर अपनी नजर नहीं ले गए हैं, वो फोकस में नहीं है, इसलिए दिखाई देंगे पर धुंधले। और उसके जस्ट अगल बगल के शब्द शायद आप पढ़ भी लें, लेकिन बाकी अगर उसके और दाएं या बाएं अगर आपको पढ़ने बोला जाए तो शायद पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपको पढ़ने के लिए क्या करना होगा? अपनी नजर उधर ले जानी होगी, तब वो वर्ड आपको क्लियर फोकस में दिखाई देगा और तब आप पढ़ पाएंगे। तो आंखों का ये जो मूवमेंट होता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ, ये जंपिंग वे में होता है। एक शब्द पे फोकस कर रहे हैं, फिर आंख कूद कर दूसरे वर्ड पे जाती है, फिर आपका आंखों का मूवमेंट होता है तीसरे वर्ड की तरफ। इसी को कहते हैं सकेडिक आई मूवमेंट। तो ये पढ़ने के दौरान या कोई चीज देखने के दौरान हमारी आंखों का जो मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हम एक चीज पर फोकस करते हैं फिर अगले चीज पर फोकस करते हैं ताकि वो चीजें क्लियरली हमको दिखाई दे, इसी को सकेडिक आई मूवमेंट कहते हैं, जो हमारा इंट्रापराइटल सल्कस कंट्रोल करता है, खासकर एरिया LIP, लेटरल इंट्रापराइटल सर्कस। और विजुअली जो हमारा AIP एरिया है, ये हमारा ग्रास्पिंग को कंट्रोल करता है। कोई सामान है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उठाते हैं। ये चीजें कैसे हो रही हैं? तो इसमें सिर्फ आपकी नजरों का काम नहीं हो रहा है, आपकी नजरों से जो जानकारी जा रही है वो आपके हाथ के मूवमेंट से भी कंट्रोल हो रही है। आप देख भी रहे हैं चीजों को और साथ में ऑटोमेटिक आपका हाथ भी मूव कर रहा है कि कोई चीज कितनी दूर है तो मुझे कितना हाथ बढ़ाना है, किस शेप की है तो कितना हाथ का डिजाइन, हाथ खोलना बंद करना है, उंगलियों को कैसे मोड़ना है। आप कप का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आपकी उंगलियों का शेप अलग होता है, ग्लास उठाने के लिए करते हैं तो आपकी उंगलियों का मोशन और शेप अलग होता है। ये क्यों हो रहा है और कैसे हो पा रहा है ब्रेन में आपके? तो यहाँ पे दृष्टि संबंधी जानकारी आपके हाथ के मूवमेंट जो हो रहे हैं इसकी जानकारी से मिलके काम कर रहा है। इसीलिए ऑक्सीपिटल लोब से जो दृष्टि संबंधी जानकारी होती है वो डॉर्सल लोब की तरफ जाती है, डॉर्सल पाथवे की तरफ जाती है, जो कि हमारे पैराइटल लोब में है। और ये दोनों इंफॉर्मेशन वहां कंबाइन होती है और इसी की मदद से हम देखकर चीजों को उसके हिसाब से उठा पाते हैं, उतनी दूर हाथ बढ़ा पाते हैं, कोई चीजों को पकड़ पाते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये हमारा एरिया AIP जो है पैराइटल लोब में, उसकी मदद से हो रहा है। PRR नाम का जो एरिया है, इसका काम भी मूवमेंट संबंधी है। जब कोई चीज उठाने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए आप मूवमेंट करते हैं हाथ का, तो कितनी दूर हाथ बढ़ाना है, कितना कम बढ़ाना है, ये सब चीजों में PRR का रोल है। क्योंकि ये सब बिहेवियर इतना ऑटोमेटिक है और आप सोच के नहीं करते, इसलिए आपको लगता है कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आगे के कुछ वीडियोस में जब हम देखेंगे कि पैराइटल लोब में डैमेज हो जाता है तो कितनी दिक्कतें होती हैं लोगों को, फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी जटिल चीज है जो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमारे लिए करता है। जैसे अगर पैराइटल लोब में डैमेज हो जाए कुछ लोगों के, तो वो एक कप भी पकड़ने जाएंगे तो उनका हाथ का मूवमेंट ठीक नहीं रहेगा। कप एक निश्चित स्थान पर रखा है पर हाथ वो बढ़ाएंगे तो कभी कप से आगे हाथ निकल जा रहा है, दोबारा प्रयास करें तो थोड़ा पीछे ही हाथ रह जा रहा है, कप उठा ही नहीं पा रहे हैं वो। इतनी मुश्किलें हो रही हैं। जब मुश्किल उस तरह की होती है तो महसूस होता है कि हमारा ब्रेन सच में कितनी चीजें ऑटोमेटिकली कर लेता है हमारे लिए, हमें उसको ध्यान से सोचना भी नहीं पड़ता है। पर नॉर्मल पीपल में ये चीजें उन्हें एहसास नहीं होती कि कितने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हमारा ब्रेन कितने एफिशिएंटली, कितने स्मूथली करता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आइए अब जानते हैं कि पैराइटल लोब से जानकारी
किन और ब्रेन एरियाज में जाती है, यानी पैराइटल लोब का और किन ब्रेन के हिस्सों से कनेक्शन है। एंटीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, जिसमें हम जानते हैं एरिया 3, 1, 2 और एरिया 43 आता है ब्रॉडमैन का, ये एरियाज जो हैं इनके कनेक्शन बड़े सीधे सीधे और डायरेक्ट हैं। आपको पता है कि एरिया 3, 1 और 2 और साथ ही एरिया 43, ये 4 एरिया मिलके हमारा सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स बनाते हैं। इसमें भी एरिया 3, 1, 2 यानी पोस्ट सेंट्रल जाइरस वाला जो एरिया है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कनेक्शंस भेजता है, यानी जानकारी साझा करता है, भेजता है एरिया पीई, जो अगर हम वॉन इकोनोमो के हिसाब से बात करें तो एरिया पीई, या अगर ब्रॉडमैन एरिया के संदर्भ में बात करें तो एरिया नंबर 5, और जिसे शाब्दिक तौर पे सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया कहते हैं, वहां पे जानकारी भेजता है। तो एरिया 3, 1, 2 यानी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, एरिया 5 जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इनका लोकेशन, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, वहां पर इंफॉर्मेशन भेजता है। हमारे सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया यानी एरिया 5 का काम होता है टैक्टाइल रिकॉग्निशन। टैक्टाइल रिकॉग्निशन यानी छूकर चीजों को पहचानना। कभी कभी अगर मान लीजिए अंधेरे में हैं आप, या आंख पर आपकी पट्टी बंधी हुई है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तब भी आप छूकर चीजों को पहचान लेते हैं कि ये ग्लास है, ये मैंने हाथ में कलम पकड़ी हुई है। कैसे होता है ये? आपके हाथों में तो आंखें नहीं है, पर एक तरह से शायद है भी, और ये फंक्शन कौन करता है? एरिया 5। छूकर आप चीजों को पहचान पाते हैं बिना देखे कि वो क्या वस्तु है। अगर वो फेमिलियर चीज है, अगर आपने कभी उसको देखा भी नहीं हुआ है तो शायद आप नहीं पहचान पाएंगे। कभी आपने कोई नई चीज है, आपने कभी देखी जानी नहीं है, तो शायद नहीं पहचान पाएंगे। पर कोई भी आम चीज जो आपने पहले देखी हो, आप छू कर भी उसको आसानी से पहचान लेते हैं। मैंने कलम पकड़ा हुआ है, एक ग्लास हाथ में मेरे आई, कुर्सी है, और जरूरी नहीं है कि आप पूरी चीज छुएं, आप उसका कुछ हिस्सा छूकर भी पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो ये कौन करता है काम? ब्रेन का कौन सा हिस्सा? सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया यानी एरिया 5। तो आपका प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया में भी जानकारियां भेजता है। साथ ही आपका प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में भी इंफॉर्मेशन भेजता है, जो हमारे फ्रंटल लोब में स्थित है, सेंट्रल सल्कस या सेंट्रल फिशर के आगे स्थित है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स यानी प्री सेंट्रल जाइरस एरिया 4। साथ ही सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर कॉर्टेक्स जो है एरिया 6 वाला हिस्सा, वहां भी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन भेजता है। ये कनेक्शन मोटर कॉर्टेक्स को क्यों भेजे जा रहे हैं सेंसरी कॉर्टेक्स से? शायद इसलिए क्योंकि कई बार हमें जो बॉडी के मूवमेंट्स करने होते हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन पे स्थित होते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं उससे जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके आधार पे हम अपने हाथ पैरों का मूवमेंट करते हैं। इसलिए जो जानकारी हमारे इंद्रियों संबंधित है, आंखों से, नाक, कान, इन सब एरिया से आ रही है हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, उसको मोटर कॉर्टेक्स में भी भेजा जाना जरूरी है, ताकि उस जानकारी के आधार पे फिर हम अपना मूवमेंट करते हैं। वैसे तो बंदरों के ब्रेन में जो अध्ययन किए गए हैं उससे पता चलता है कि एरिया 5 और 7 जो हैं पैराइटल लोब के, उनके कई सारे कनेक्शंस हैं लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग ब्रेन एरियाज से। कई जगह वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कई जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं। खासकर एरिया 5 और 7 यानी पीई, पीएफ और पीजी, जो मेनली आपके पोस्टीरियर पैराइटल लोब वाले एरियाज में आएंगे। लेकिन कुछ बेसिक जानकारियां, क्योंकि 100 या उससे अधिक कनेक्शंस, हर एक कनेक्शन के बारे में तो हम नहीं जान सकते, न याद रख सकते हैं, पर कुछ जनरल जानकारियां आपको समरी एक पता होनी चाहिए कि कहां कहां इंफॉर्मेशन ये भेजता है हमारा पैराइटल लोब, और कहां से इंफॉर्मेशन इसमें आती है। तो एरिया पीई जो है पैराइटल लोब का, यानी ब्रॉडमैन का एरिया 5 और एरिया 7 का कुछ हिस्सा, ये खासकर सोमैटोसेंसरी फंक्शन वाला होता है, यानी शारीरिक संवेदनाओं से संबंधित होता है। इसमें इंफॉर्मेशन आती है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से, जैसा अभी हमने जाना थोड़ी देर पहले। साथ ही ये जानकारियां भेजता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को, जो कि फ्रंटल लोब में स्थित है,
यानी एरिया 4 को, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स को, ये भी फ्रंटल लोब में स्थित है, और प्री मोटर कॉर्टेक्स को भी, जो कि भी फ्रंटल लोब का ही हिस्सा है, जिसमें आते हैं एरिया 6 और 8। साथ ही एरिया पीई पैराइटल लोब के ही एरिया पीएफ को भी जानकारियां भेजता है। इसीलिए पता चलता है ये जो इनपुट आउटपुट इसका हो रहा है, कहाँ कहाँ ये जानकारियां भेज रहा है और कहाँ से ले रहा है, इसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एरिया पीई का कुछ योगदान है, कुछ भूमिका है हमारे बॉडी का जो मूवमेंट हम करते हैं उसमें, या हमारे हाथ पैर किस दिशा में है, किस स्थिति में है, किस तरह उसका मूवमेंट हो रहा है, इससे संबंधी कुछ भूमिका एरिया पीई निभाता है। एरिया पीई की तरह से एरिया पीएफ, जिसमें एरिया 7 का कुछ हिस्सा आता है, इसमें काफी मात्रा में जानकारियां आती हैं प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स यानी एरिया 3, 1 और 2 से। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आती हैं, इनडायरेक्टली आती हैं एरिया पीई से होते हुए। अभी हमने ऊपर देखा और पहले की स्लाइड्स में भी देखा था कि हमारा प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन भेजता है एरिया पीई में, जो कि एरिया 5 है और उसमें कुछ हिस्सा एरिया 7 का भी है। वहां से जो जानकारी पहुंचती है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से एरिया पीई में, एरिया पीई फिर वहां से काफी सारी जानकारियां एरिया पीएफ को भेजता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जानकारियां पीएफ को भेज रहा है, पर इनडायरेक्ट रास्ते से, पीई के माध्यम से होते हुए, डायरेक्ट नहीं भेजता है। हमारा जो पीएफ है, ये एरिया जो है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमारे मोटर और प्री मोटर कॉर्टेक्स से भी आती है, और पैराइटल लोब के ही एरिया पीजी से भी कुछ इंफॉर्मेशन एरिया पीएफ में पहुंचती है। एरिया पीएफ कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन भेजता है, वो वैसा ही है जैसा एरिया पीई का हमने देखा था। एरिया पीई प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, इन सब एरियाज में इंफॉर्मेशन भेज रहा था, और इसी तरह एरिया पीई की तरह एरिया पीएफ भी इन्हीं एरियाज में इंफॉर्मेशन भेजता है। तो ये आपने जाना कि एरिया पीएफ कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है और किन एरियाज में इंफॉर्मेशन भेज रहा है। एरिया पीजी जो तीसरा हिस्सा है, जिसमें एरिया 7 का कुछ हिस्सा आता है और विजुअल एरियाज आते हैं, यानी एरिया 39, 40 के हिस्से आते हैं। इसकी अगर बात करें तो ये काफी जटिल कनेक्शन वाला इंफॉर्मेशन लेता है। कहाँ कहाँ से? विजुअल इंफॉर्मेशन ये लेता है। पहले तो दृष्टि संबंधी जानकारियां जो ऑक्सीपिटल लोब से आती हैं वो यहाँ पहुंचती हैं। सोमैस्थेटिक इंफॉर्मेशन जो है स्किन के सेंसेशन संबंधी, आपको त्वचा पे क्या महसूस हो रहा है उससे संबंधी जानकारियां भी यहाँ पहुंचती हैं एरिया पीजी में। प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन पहुंचती है, यानी इंटरनल स्टिमुलाई। तो हम दो तरह से चीजें महसूस करते हैं, एक तो बाहरी पर्यावरण से, जो हमारे इंद्रियां 5 हैं, वो इंफॉर्मेशन लेके हमारे अंदर बॉडी में पहुंचाती हैं। पर कुछ जानकारी होती है हमारे शरीर की अंदरूनी जानकारी, जैसे शरीर के अंदर कहीं अगर हमको पेन हो रहा है, कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं कुछ और दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो बॉडी के अंदर भी तो हमें सेंसेशन होता है जो हमें पता चलता है। इसी को हम कहते हैं प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। हमारे बॉडी के आंतरिक हिस्से में, अंदरूनी हिस्सों में क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट है, क्या महसूस हो रहा है, क्या संवेदनाएं हो रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहलाती है प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन भी एरिया पीजी में पहुंचती है। इसी तरह ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, श्रवण संबंधी जो जानकारियां हैं टेम्पोरल लोब से होते हुए, वो भी यहाँ पहुंचती हैं। वेस्टिबुलर इंफॉर्मेशन, जो हमारे कानों में आप जानते हैं इंफॉर्मेशन होती है बैलेंस की, कि हमारा बॉडी का बैलेंस क्या है, क्या हम किस अवस्था में हैं, सीधे खड़े हैं, टेढ़े हैं, गिर रहे हैं, झुके हुए हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है बॉडी के बैलेंस की, जिसे वेस्टिबुलर इंफॉर्मेशन कहते हैं, और ये हमारे कानों में होती है, जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम कान में स्थित है, उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आती है। ये भी यहाँ पहुंचती है एरिया पीजी में। ऑक्यूलोमोटर जानकारियां, यानी आंखों के मूवमेंट से संबंधित जानकारियां, ये भी एरिया पीजी में आती है। और सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है, वहां से भी जानकारी आती है। सिंगुलेट कॉर्टेक्स का पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इसका क्या मुख्य फंक्शन है, लेकिन माना जाता है कि ये मोटिवेशनल, अभिप्रेरण संबंधी जानकारियां पहुंचाती है। तो इतने सारे विभिन्न एरियाज से जानकारी जाकर समाहित होती है, मिलती है एरिया पीजी में।
तो आपने जाना कि एरिया पीजी जो है इसमें कई सारी तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियां आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से। जैसे ऑक्यूलोमोटर जानकारी जो है आंखों की मूवमेंट संबंधी, ये कहाँ से आएगी? हमारे ऑक्सीपिटल लोब से आएगी। इसी तरह से ऑडिटरी जानकारियां श्रवण संबंधी या बॉडी के बैलेंस की जानकारियां है, वेस्टिबुलर इंफॉर्मेशन, ये सारी कहाँ से आ रही है? टेम्पोरल लोब से वहां पे पहुंच रही है, शंखपाली जो है वहां से ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पहुंच रही है जो कि पीजी है, जहां पे विभिन्न जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है। इसीलिए मैकडोनाल्ड क्रिचली नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एरिया पीजी को पराइटो टेम्पोरो ऑक्सीपिटल क्रॉस रोड का भी नाम दिया। ये क्रॉस रोड है, एक तरह का इंटरसेक्शन है, चौराहा जैसा है, जहां पे 3-4 तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। और कहां से आ रही है? पराइटो टेम्पोरो ऑक्सीपिटल क्रॉस रोड। पराइटल लोब से तो आ ही रही है, टेम्पोरल लोब से भी आ रही है, ऑक्सीपिटल लोब से भी आ रही है, सारी जगह से इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंच रही है। और इस एरिया का कार्य क्या है? मेनली इंटरमोडल मिक्सिंग, विभिन्न तरह की जानकारियां जो आ रही हैं, कुछ त्वचा संबंधी जो सेंसेशन है, संवेदना है, उसकी जानकारी है, कुछ श्रवण संबंधी जानकारी है, दृष्टि संबंधी जानकारी है, विभिन्न प्रकार की जानकारियों को यहाँ पे समाहित करना, उनका मिश्रण करना, ये एरिया पीजी का काम है। एरिया पीजी डॉर्सल स्ट्रीम की जो हमने बात की, जो हम देखेंगे आगे कि विजुअल इंफॉर्मेशन का डॉर्सल स्ट्रीम किसे कहते हैं, वो जानकारी यहाँ पर जो आ रही है एरिया पीजी के पास, इसकी वजह से ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, खासकर दृष्टि संबंधी या त्वचा संबंधी जो जानकारियां हैं, जिसकी मदद से हम कोई चीजें पहुंच पाते हैं, कोई चीजें पकड़ पाते हैं, उठा पाते हैं, जहां पर ये दोनों चीजें समाहित हो रही हैं, हमारे हाथ पैरों का मूवमेंट, उंगलियों का मूवमेंट, और साथ ही हमारी दृष्टि संबंधी जानकारियां। इन दोनों का मिश्रण करके ही हम कोई कार्य इस तरह का कर पाते हैं जिसमें हमें चीजें उठानी हो, रखनी हो, पकड़नी हो। तो ये काम जो है ये एरिया पीजी कंट्रोल करता है। यहाँ राइट साइड में आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, पराइटल लोब को अगर दो ब्रॉड हिस्सों में हम बांटें तो एंटीरियर जोन आ जाता है, जिसमें एरिया 1, 2, 3 पड़ता है, और 43 भी है जो यहाँ नहीं दर्शाया गया। और पोस्टीरियर जोन है जिसमें मेनली एरिया पीई, पीएफ और पीजी आते हैं। अध्ययनों से ये पता चला है कि पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में काफी कनेक्शंस हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का खासकर एरिया 46 और पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स में एरिया पीजी और पीएफ। साथ ही डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी इन एरिया से जुड़ा हुआ है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर पैराइटल एरिया, ये सारे कुछ खास एरियाज को इंफॉर्मेशन साथ में भेजते हैं, जैसे पैरालिम्बिक कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और कुछ अन्य सब कॉर्टिकल एरियाज। इससे पता चलता है कि इन हिस्सों के बीच में, खासकर पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में कुछ गहरा रिलेशनशिप है, कुछ गहरा कनेक्शन है, कुछ खास फंक्शंस है जिसमें ये मिलकर काम करते हैं। और ये देखा गया है कि इनका खास रोल स्पेशली गाइडेड बिहेवियर में है, यानी आप जो अपने बॉडी के संदर्भ में बाकी चीजें देख पाते हैं कि कौन चीजें कहाँ स्थित है, कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई या गहराई में है, और उसके हिसाब से अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। ये व्यवहार आपका पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से होता है। अब हम बात कर लेते हैं उस डॉर्सल स्ट्रीम या डॉर्सल पाथवे के बारे में, जिसको हमने अभी शुरुआत से इस वीडियो में 2-3 दफा इसका नाम सुना, और फिर हमने कहा भी था कि आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये डॉर्सल पाथवे या डॉर्सल स्ट्रीम? पहले तो आप जान लीजिए कि डॉर्सल शब्द जब भी हम न्यूरोसाइकोलॉजी की बात करते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं और डॉर्सल वर्ड आता है, डॉर्सल वर्ड का मतलब है वो चीज जो ऊपर की तरफ स्थित है, और उसका ठीक विपरीत होता है वेंट्रल, जिसका मतलब जो नीचे की तरफ स्थित हो। तो डॉर्सल स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी रास्ता, मार्ग, पाथवे, डॉर्सल स्ट्रीम और वेंट्रल स्ट्रीम, ये दो चीजें होती हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसे आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं 2 एरोज दिखाए गए हैं दोनों ही डायग्राम में। पीछे की तरफ हमारा सबसे पीछे अंत में ऑक्सीपिटल लोब होता है जो दृष्टि संबंधी जानकारियां प्रोसेस करता है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियोस में जब हम ऑक्सीपिटल लोब की शुरुआत करेंगे।
अभी के लिए जानिए कि ऑक्सीपिटल का लोब का काम दृष्टि संबंधी होता है। दृष्टि संबंधी जो भी जानकारी है, हमारे आंखों से जो भी जानकारियां जा रही हैं, वो सारी ऑक्सीपिटल लोब में पहले पहुंचती है। फिर वहां से कुछ जानकारी पैराइटल लोब के पिछले हिस्से की तरफ भेजी जाती है और कुछ जानकारियां अन्य प्रकार की वो टेम्पोरल लोब की तरफ भेजी जाती है। तो ये जो मार्ग है, जो जानकारियां ये जा रही हैं ऑक्सीपिटल लोब से पैराइटल लोब की ओर, इसे हम कहते हैं डॉर्सल विजुअल स्ट्रीम या डॉर्सल स्ट्रीम या डॉर्सल पाथवे। इसी तरह से जो जानकारी टेम्पोरल लोब की ओर जा रही है उसे हम कहते हैं टेम्पोरल लोब की तरफ जाने वाली जो जानकारियां हैं उसे कहते हैं कि ये वेंट्रल स्ट्रीम है या वेंट्रल विजुअल स्ट्रीम है या वेंट्रल पाथवे है। आमतौर पे पैराइटल लोब की तरफ जो जानकारी जा रही है यानी डॉर्सल स्ट्रीम जो है, इसे वेयर पाथवे भी कहा जाता है, WHERE वेयर। क्यों? क्योंकि ये हमें बताने में मदद करता है कि जो भी चीजें हमने देखी वो हमारे शरीर के समकक्ष कहाँ स्थित है, ऊंचाई पर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, सामने है, पीछे है, कहाँ स्थित है, हमारे आसपास के स्पेस में वो चीजें कहाँ स्थित है, वेयर। और टेम्पोरल लोब की तरफ जो जानकारियां जा रही हैं उसे हम कहते हैं व्हाट पाथवे, WHAT, व्हाट पाथवे, यानी जो चीजें हम देख रहे हैं वो क्या है। टेम्पोरल लोब, अभी तक हमने जो देखे वीडियोस उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये मेमोरी संबंधी रोल भी टेम्पोरल लोब का होता है। अगर वहां डैमेज हो जाए तो हमारी स्मृति प्रभावित होती है, मेमोरी प्रभावित होती है। तो जो भी हमारी दृष्टि संबंधी जानकारियां ऑक्सीपिटल लोब में आती हैं वो वहां पर पहचानी जाती हैं कि ये चीज क्या है। लेकिन उस चीज के बारे में गहरी जानकारी तब हमें पता चलती है जब वो टेम्पोरल लोब में पहुंचती है वेंट्रल स्ट्रीम के माध्यम से, क्योंकि वहां हमारी स्मृतियां होती हैं। आपने मान लीजिए एक सेब देखा तो ऑक्सीपिटल लोब में वो जानकारी गई, उसने पहचाना कि ये सेब है। लेकिन अब सेब से संबंधी और भी जो जानकारियां, स्मृतियां आपके दिमाग में है कि सेब अभी 80 रुपया किलो मिल रहा है, ये लाल रंग का होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, ये सारी जानकारियां, ये जो जानकारी आ रही है वेंट्रल स्ट्रीम से टेम्पोरल लोब की तरफ, वहां पे प्रोसेस होती है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे जब हम टेम्पोरल लोब पढ़ना शुरू करेंगे। पैराइटल लोब की अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी जानकारियां पहुंचती हैं तो यहाँ पे हमारा जानकारियां इंटीग्रेट होती हैं, समाहित होती हैं, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि कोई भी वस्तु हमारे आसपास के जगह में, स्पेस में कहां पर स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, इसीलिए इसे कहते हैं वेयर पाथवे। सबसे पहली बार ये डॉर्सल स्ट्रीम के बारे में 1982 में अंगरलीजर और मिश्किन ने बताया था कि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से एक जानकारी जाती है पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स की तरफ और इसको इन्होंने फिर वेयर पाथवे कहा था। इन्होंने कई अध्ययन किए थे कई सारे पेशेंट्स पर, और मिलनर और गुडेल ने अपने पेशेंट्स पर अध्ययन करके 1993 में इस डॉर्सल स्ट्रीम को हाउ पाथवे भी कहा था। हाउ पाथवे यानी कैसे, कोई चीज कैसे हो रही है वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ प्रोसेस होती है, ऐसा इन्होंने बोला था। उस समय से आज के समय तक हमारे काफी रिसर्चेस हो चुके हैं, हमें कई सारी गहरी जानकारियां मिल चुकी हैं कि हमारा पैराइटल लोब कैसे काम करता है, जिसकी वजह से ड्वीट और क्रेविट्स और साथ ही उनके जो और सहकर्मी थे उन्होंने 2011 में एक नया फ्रेमवर्क डिजाइन किया कि पैराइटल लोब हमारा कैसे काम करता है। जैसे पहले के रिसर्चर्स ने दो पाथवे बताए थे, डॉर्सल और वेंट्रल, वेयर पाथवे और व्हाट पाथवे, उसके तरह ही लेकिन थोड़ा और उसमें एडिशन करके क्रेविट्स और उनके सहकर्मियों ने 3 पाथवे का पता लगाया, 3 फंक्शनल पाथवे जो कि पोस्टीरियर पैराइटल रीजन से निकल के 3 अलग हिस्सों में जाते हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में और टेम्पोरल रीजन के बीच के हिस्से में यानी मीडियल टेम्पोरल रीजन में। इन्होंने बताया कि जो पहला पाथवे है पैराइटो प्री मोटर पाथवे यानी पैराइटल लोब से प्री मोटर कॉर्टेक्स की तरफ जाने वाला पाथवे, इसको इन्होंने बोला कि ये होता है हाउ पाथवे, कैसे कैसे कोई चीजें हो रही हैं उसकी जानकारी यहाँ प्रोसेस होती है। इसी तरह दूसरा पाथवे जो है पैराइटो प्री फ्रंटल पाथवे यानी पैराइटल कॉर्टेक्स से जानकारी जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है, ये मार्ग जो होता है ये विजुओ स्पेशियल फंक्शंस के लिए उत्तरदायी है, यानी हम देखकर
दृष्टि की मदद से जो चीजें अपने आसपास पर्यावरण में देखते हैं, उस चीजों की लोकेशन पता करते हैं, कौन चीज कितनी दूर, कितनी पास, किस एंगल पे स्थित है, ये सारी प्रोसेसिंग जो होती है। और खासकर विजुअल स्पेशल मेमोरी, जो चीजें हम याद रखते हैं कि कौन चीजें कहाँ स्थित हैं, ये सारी पैराइटो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रास्ते में प्रोसेस होती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में, आप जानते हैं कौन सी चीजें कितनी दूरी पर और कहाँ रखी हुई हैं। अगर अचानक लाइट चली जाए, पूरा अंधेरा हो जाए, तो भी आमतौर पर बिना ज्यादा भिड़े विड़े किसी चीजों से आप आराम से निकल के किचन में जाकर जहां भी आपने कैंडल रखी है वो आप ले लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये विजुअल स्पेशल नॉलेज जो है कि आपके पर्यावरण में आपके आसपास कौन चीजें कहाँ रखी है, कितनी दूर स्थित है, कितने साइज की हैं, ये मेमोरी आपके दिमाग में रहती है। और इसलिए आप बिना किसी चीज से भिड़े गिरे आराम से रास्ता निकाल के पहुंच जाते हैं, जबकि उस समय अंधेरा होता है, आप कुछ देख के नहीं कर रहे होते हैं। यही होती है विजुअल स्पेशल मेमोरी। ये भी पैराइटो प्रीफ्रंटल पाथवे में प्रोसेस होती है। तीसरा रास्ता जो है पैराइटो मीडियल टेम्पोरल पाथवे, ये रास्ता इंफॉर्मेशन भेजता है पैराइटल कॉर्टेक्स से लेकर हिप्पोकैम्पस की तरफ, और पैरा हिप्पोकैम्पस का जो रीजन है वहां पर। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि मेमोरी संबंधी काम के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो पैराइटल लोब से हिप्पोकैम्पस और पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया, यानी हिप्पोकैम्पस के आसपास के जो एरियाज हैं, वहां भी इंफॉर्मेशन भेजता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी इंफॉर्मेशन जाती है इन हिस्सों में पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और रेट्रोस्प्लेनियल कॉर्टेक्स से होते हुए। यानी पहले तो पैराइटल लोब डायरेक्ट भी इन एरिया को इंफॉर्मेशन भेजता है, हिप्पोकैम्पस और पैरा हिप्पोकैम्पस को, या इनडायरेक्टली भी भेजता है, यानी पहले पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन जाएगी पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में, रेट्रोस्प्लेनियल कॉर्टेक्स में, और फिर वहां से इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में जाएगी। इन एरियाज का काम होता है स्पेशल नेविगेशन में, यानी हमारे आसपास में जो चीजें हैं, जगहें हैं, हम कैसे चलते हैं, रुकावट आती है, रास्ते मुड़ते हैं, उसके हिसाब से हम बच के निकलते हैं, चीजें कैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं अपने आसपास की जगह, अवरोधों को देखते हुए, ये स्पेशल नेविगेशन की जो चीज होती है, इसमें ये तीसरा एरिया पैराइटो मीडियल टेम्पोरल पाथवे काम करता है। तो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स डॉर्सल स्ट्रीम में काम करता है हमारे विजुअल स्पेशल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कोई चीजों को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, इन सारे कामों में डॉर्सल स्ट्रीम का हाथ होता है, यानी उसकी मुख्य भूमिका होती है। यहां पे हमने देखा ब्रीफ में कि हमारा जो पैराइटल कॉर्टेक्स है वो किन हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों के नाम क्या हैं, ब्रॉडमैन एरिया के हिसाब से उनकी क्या क्या संख्याएं नियत हैं, साथ ही वॉन इकोनोमो मैप जो है ब्रेन का, उसके अकॉर्डिंग उनका नामकरण क्या किया गया है, और ये एरियाज कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन के दूसरे हिस्सों से लेते हैं और कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन भेजते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पैराइटल लोब का फंक्शन क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है। धन्यवाद।